तो हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 उर्दू दरक्षा चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए क्या ये मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना, अफसाना किसे कहते हैं इसी में हम समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर के तख्लीक़ अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सनफ़ है, लेकिन इस सनफ़ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिससे सरसरी तौर पर गुज़र जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। ये सनफ़ कदम कदम पर फ़िक्र फ़न का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहाँ अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वही हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ या गम, अलम और मसरत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में उसने उर्दू में एक अहम सनफ़ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान इसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। इंसान के मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है। अफ़साने की बहुत सारी तारीफ़ें की गई है, परिभाषा दिया गया है। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। किसी ने यह भी कहा है कि अफ़साने में बुनियादी शय वहदत तासुर है। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन के उसकी जो भी तारीफ़ें बयान की है उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है। अफ़साना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक़ी सनफ़ है। अफ़साने में किसी एक किरदार के एक मखसूस करदा नक़ूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। इन अफ़साने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी तली और मतवाज़िन होती है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ और इस सनफ़ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशीब व फ़राज देखे। मुतफ़क्का राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और ख़दीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 में शाया हुआ। उसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी थे। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरुम के अफ़साने सामने आए। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। उससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमूआ शाये हो चुका था। इसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफ़साने की तारीख़ में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमूआ आज भी एक संग मील की हैसियत रखता है। 1960 की दिहाई में जदीद अफ़साना निगारों की एक नई फसल उभर कर सामने आई जिसने हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया और अफ़साने में अलामत, इस्तिआरा, तमसील और तजुर्बा की आमेज़िश करके उर्दू के अफ़साने का अफ़क़ मज़ीद वसी किया। इस अहद के अफ़साना निगारों में इंतज़ार
इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, गयास अहमद और कलाम हैदर वगैरह बहुत अहम हैं। उर्दू अफसाने की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलरूम, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर औरैनवी, राम लनल, शकीला अख्तर और जोगिंदर पाल की खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये था अफसाने के बारे में, मुख्तसर अफसाना के ताल्लुक़ से बात मैंने आप लोगों को। अब आते सोहेल अजीम आबादी के तरफ। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सोहेल तखल्लुस करते हैं। इस तरह अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर है। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। सोहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल की। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। इफ्ता और तबा के वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज़ में क़याम पज़ीर हुए। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वह वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का आगाज़ किया, अजरा किया। उसके बाद आगे चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरबीह इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाक़े में 5-7 बरसों तक उर्दू के तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों की मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ हैं। सोहेल अजीम आबादी की तख़रीक़ात में उनके 3 अफसाने मजमूए 4 चेहरे अलाव और आदमी के रूप में है और एक नावल बेजर के पौधे। इनको आप लोग याद रखना होगा। इन मजमूओं के अलावा सोहेल अजीम के अफसानों की तादाद 125 तक पहुँची। 1950 में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। तो बच्चों, ये था सोहेल अजीम आबादी के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये जो लिखे हैं अफसाना भाभी जान, इसे ज़रा गौर से पढ़िए। देखिए इसमें क्या है। जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शमा याद आ जाती है जो कलेसा की ऊंची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है। जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश ज़ुबान से खुदावंद लहू का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया। सलीब मतलब फांसी। मगर वो जो अब तक ज़िंदा और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, वो सबको नजात दिलाएगा। रुक़ैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बग़ैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना है। भाभी यही तो मुसीबत है, आपके साथ सुबह और उठा कर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती है। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो
भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं, देखिए। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेता हूँ। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा। वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते? क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? अगर नवाहा ओद बाकी होती तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गई। और जब थोड़ी देर में मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नन्ही रेहाना बोली, चचा जान हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं और अब आप हमारी छोटी झूठी चाय पीजिए। जूठी चाय पीजिए। स्कूल की लाड़ी ने हॉर्न बजाया और बच्चियां ताली बजाते हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरे तरफ बढ़ाई और बोले, अगर तुम जो इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? शेर कहूँगा, और क्या करूँगा? और कुछ नहीं। भाभी मानाखेज अंदाज से मुस्कुराए। मैं कुछ झींप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी। फिर वो आहिस्ता बोली, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा। भाभी की श्रृंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के बाद पास भाभी और बच्चों की तस्वीर थी। अब श्रृंगार मेज़ नाम का था उस पर, यानी ये जो है ना रुकैया भाभी, उसके जो शौहर इंतकाल कर चुका था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर श्रृंगार की कोई दूसरी चीज़ भी न थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली, अख्तर ना जाने तुम्हारे भाईजान आज किस हाल में है। देखो उनके एक मिनट, रोशनी थोड़ी कम गई थी। आप लोग के सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इस तस्वीर के पास भाई या बच्चों की तस्वीर थी। अब श्रृंगार मेज़ नाम था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था। एक कंघी के अलावा मेज़ पर श्रृंगार की कोई दूसरी चीज़ भी ना थी। रुकैया भाभी उदास हो गई, बोली, अख्तर ना जाने तुम्हारे भाई आज किस हाल में है। देखो उनके मुकद्दमे का क्या होता है। 1000 मील नहीं, सॉरी, की दूरी पर उनके कोई काम नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकद्दमे का फ़ैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदतें थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ? आ जाओ, भाभी ने कहा। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शमी चाय पियो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। बुन दिए तुमने स्वेटर? वही लेकर आई हूँ। ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी। बोली, मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी पी लूँ, शर्माती क्यों? ये है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी मैं ज़रा शहर से आऊँ? जाओ, भाभी ने कहा, जाओ, मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है। चलो शमी तुम भी साथ। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वो बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। यह तो मुझे वो 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी की एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बच्चा पैदा हुआ है। उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। भाभी खुद ही दोनों वक्त की दूध की बोतल लेकर
वो फरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती, और स्वेटर मोज़े उसी बच्चे के लिए बनवाए थे क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था। और खमी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ़ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। भाभी से मेरी सिर्फ 2 या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़त व किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वो आदमी नहीं मशीन थी। सुबह उठकर काम शुरू करो। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले 2000 रुपये माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी, अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थे और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और ख़र्च अपनी जगह पर है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अपने और अपने बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वो भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीने मज़दूर और तालिब इल्मों की अंजुमनों को देना पड़ता था। कॉन्फ्रेंस और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थीं। भाभी जान की शादी रुक़ैया भाई से हुई थी। भाई जान की जब शादी रुक़ैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि यह शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाई जान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाज़ों की पाली थी और ऐसे माहौल में पढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ज़ात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी के खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मायके में शान से रहती है रहा करेगी और भाईजान जेल में रहेंगे। बाज़ों का तो ये ख्याल था कि भाईजान भी सियासत के चक्कर से निकलकर बैरिस्टरी करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन जब सबका ख्याल गलत निकला, भाईजान ने रुक़ैया भाभी को अपने रंग में जल्दी ही रंग दिया और वो कदम ब कदम साथ चलने लगे। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ़्तार हुए और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई, भाभीजान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। बीए वो पहले ही कर चुकी थी, जल्द ही तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गए और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभीजान काम करती रहें। फिर 2 बच्चे और हुए और वो उन्हें पालती रहे। अब भाईजान 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहे थे। भाभीजान ने बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी है और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती है। वो सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइश करते। कोई उनसे मुलाकात के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभीजान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई रास्ता नहीं है। भाभीजान कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखते और उन्हें डाक में
डलवाते। आमतौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे, जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करते। इस तरह नए लिखने वाले ना तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाएं और ना उनकी दिल शकनी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती नहीं। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराए और बोले, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। अगर मैं उन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि उनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए ना। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई और वो बहुत उदास थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ काँप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बे आदात उसे उठाया और बातें की। फिर आने के वजह पूछी तो वो कुछ भी ना बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा, क्या बात है? लेकिन शम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन में उसके भाई की MA की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती है। अब वो भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी ना था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वो सिर्फ़ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शमी के गाल पर एक चिपत लगाई और बोली, पगली, उसमें रोने की क्या बात है? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने के 2 चूड़ियाँ लाकर शमी के हाथ पर रख कर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फ़ीस अदा कर सकेगा। शमी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसके पेशानी चूम ली और बोली, शमी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेगा। जाओ सवेरे चले जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शमी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचा कर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ़ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देखकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनके मारूफ़तें और परेशानियां देखकर ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ़ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वो बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तिलाफ़ हो गया। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी के पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली,
अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, ये तो बड़ा जुल्म है तो, लेकिन क्या बात है, क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तू अपनी अम्मी के पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता भाभी? फिर क्या सोचा? शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा, मैंने फैसला किन अंदाज में कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। उफ, भाभी के जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़म व हिम्मत के सतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाई जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम है, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाई जाती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर हो गई भाभी। जमीला बीमार है अभी। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वो फिर ज़िद पर आ जाती। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उसे उनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है जिसको वो हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रख कर फुट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा। भाभी जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वो उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वो उन्हें मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम हुआ कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने श्रृंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। इसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही है। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। तो ये थे दोस्तों अफसाना भाभी जान, जिसको मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अब आते हैं इसके माना, अल्फाज और माना की तरफ। देखिए, कलेसा का माना होता है गिरजाघर, यानी ईसाइयों की इबादत गाह। जैसे कि मस्जिद मदरसा होता है, वैसे हिंदू का अगर मुस्लिम का होता है मंदिर, मुसलमान का होता है मस्जिद, इसी तरह ईसाइयों की होती है इबादत गाह, जिसे हम कलेसा कहते हैं। एहतिजाज मतलब इनकार, हुज्जत, एतराज़। मुलाजमत का माना होता है नौकरी, खिदमत। सरापा, सर से पाँव तक की तस्वीर कशी, नजात, रिहाई, छुटकारा। सलीब ईसाइयों का मुक़द्दस निशान, जैसे कि निशान मुक़द्दस, जैसे कि इंडिया का जो निशान है वो गोल चक्र है, पाकिस्तान का निशान है वो तारा है। तो उसी तरह ईसाइयों का जो मुक़द्दस निशान है उसे क्या कहते हैं? सलीब कहते हैं। जबरन मतलब जुल्म, सितम। मुलाजिम नौकर। सतून का माना होता है खंबा। आज़म का माना होता है इरादा। आपने पढ़ा कि सुहेल अजीम आबादी की कहानी भाभी जान में आपने रुक़ैया भाभी के रूप में औरत की एक ऐसी किरदार के बारे में पढ़ा जो महर वफ़ा और ईसार व कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है
रुक़ैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुस्तहकम मकाम बनाती रहती है। दरअसल कहानी में उनके पूरी शख्सियत एक शमा की तरह क़ारीन के सामने आती है, शमा जो ख़ुद जलती और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक जहन मनव्वर होती रहते हैं। तो ये थी, वो है सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। दूसरा सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। आगे जो सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमूआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ। तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था। ये किताब 1977 में शाये हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी। जवाब, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी, यानी ट्यूशन के तौर पर जो पहली इब्तिदाई तालीम हासिल किए थे। सवाल, रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। अख्तर था। दूसरा सवाल है, अगला सवाल है, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो जवाब है इसका, रुक़ैया भाभी के शौहर को सियासत के शौक़ की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। अब अगला सवाल है, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो रुक़ैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शमी एक गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम का ख़र्च नहीं उठा सकती थी। तो अगला सवाल है, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा, क्यों इसको बेचना पड़ा। रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों बेचना पड़ा। तो इसका जवाब है, शमी के भाई के कॉलेज की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। ये शमी जो लड़की आई थी, तो उसके जो भाई है कॉलेज की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका था, जिसकी वजह से रुक़ैया भाभी ने उसे सोने की चूड़ियाँ फ़रोख्त करने के लिए दे दिया, ताकि उसे बेचकर उसका भाई अपने कॉलेज की फ़ीस अदा कर सके। तो इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, और ये जो जितने सवाल और जवाब जितने भी हमने पढ़ाए हैं, इसी में से आपको जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस सवाल और जवाब को याद कर लेना ही बेहतर होगा। ये अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल में क्या है, रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। सवाल है, रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। इसका जवाब ये है कि रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए लिखा करती थी, साथ साथ नए लिखने वालों के नाम खतूत भी लिखा करती थी और उनके खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी। तो ये था चैप्टर 2 दरख्शां उर्दू मैट्रिक क्लास 10। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए, ताकि वो भी उर्दू की तैयारी में उसकी भी मदद हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।